हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, वेरी 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 गुड इवनिंग। वेलकम टू एमआई पाठशाला। ये सीखने की आपकी अपनी पाठशाला है। हर नया दिन आपको नया मौका देती है कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए और पहले से और बेहतर बनने के लिए। तो हम सीखने वाले हैं सबसे आसान, मजेदार और सरल भाषा में कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सुनने में ही कितना आकर्षक, इंटरेस्टिंग लगता है। हम आज देखेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो बेटा, ये जो हमारा साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान में हम इस प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं कि गॉड ने ये नेचर कैसे बनाया है। ये नदियाँ, पहाड़, झरने, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये पौधे, ये जानवर, ये कुत्ता, बिल्ली, शेर, सियार, लोमड़ी, चींटियां, सांप, बिच्छू, चमगादड़, मगरमच्छ, ये हवाएं, ये फैन, ये बल्ब, ये चेयर, ये पेन, ये शर्ट, यानी हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी दिख रहा है उसका स्टडी हम कहीं करते हैं तो वो साइंस सब्जेक्ट में ही किया करते हैं। जो साइंस सब्जेक्ट हुआ करता है उसमें 3 ब्रांचेस आते हैं डियर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है इसमें हम नॉन लिविंग के बारे में देखते हैं, यानी जो गॉड ने निर्जीव चीजों को बनाया है उसका अध्ययन हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करते हैं। हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट बायोलॉजी, इसी को हमें देखना है, इसी को पढ़ना है और इसी का मैं आपका बेस क्लियर कराऊंगा कि असल में जीव विज्ञान होता क्या है। बायोलॉजी में हम लिविंग चीजों का अध्ययन करते हैं। लिविंग यानी सजीव का अध्ययन करते हैं, जो जिंदा है, जो जानदार है। हम जीव विज्ञान के बारे में कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, काफी मजेदार होगा और आप सीखेंगे ही नहीं बल्कि आपको काफी लंबे वक्त तक याद भी रहेगा। बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जनरली बच्चों को पता होता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट लिविंग थिंग्स। हाँ, बात सही है, डिफिनेशन तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। आए, जो बायोलॉजी है हम इसको 2 भागों में अगर तोड़े बायोलॉजी को तो हमें पता चलेगा कि बायो आया है एक ग्रीक वर्ड बायोस से और लोगी आया है एक ग्रीक वर्ड लोगोस से। ये दोनों के दोनों डियर, ये कौन से भाषा है, कौन से लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है। बायो का मतलब है, मीनिंग है, बायो का मतलब है लिविंग और लोगस का मतलब है टू स्टडी। टू स्टडी, लिविंग यानी सजीव, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। हम कह सकते हैं कि लिविंग की स्टडी करते हैं तो यही बायोलॉजी कहला दिया करता है। तो एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो सजीव है, ये जो सजीव है, सजीव को हम जीव भी कह सकते हैं, जीव को हम जीवधारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डियर? सजीव को जीव भी कह सकते हैं, जीव को जीवधारी भी कह सकते हैं। सजीव को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग, जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज जीवधारी को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स ये जिंदा हैं, इसके अंदर 3 चीजें छुपी हुई हैं, इसके अंदर 3 चीजें छुपी हुई हैं, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जिन्हें हम पादप भी कह देते हैं, जिन्हें हम वनस्पति भी कह सकते हैं। सजीव में जंतु भी आते हैं जिन्हें हम जानवर भी कहते हैं और प्राणी भी आते हैं।
सजीव में एक चीज और छुपी है जिसे हम सूक्ष्म जीव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? सूक्ष्म जीव। पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स। जंतुओं को इंग्लिश में हम कहते हैं एनिमल्स। एंड सूक्ष्मजीव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब्स। यानी आप सजीव बोले या जीव बोले या जीवधारी बोले, बात एक ही है। इसमें तीन चीज छुपा है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव। पेड़ पौधों को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स, जंतु को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल्स एंड सूक्ष्मजीव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब्स। आप चाहे पेड़ पौधे बोले, चाहे पादप बोले, चाहे वनस्पति बोले, बात एक ही है। आप जंतु बोले या जानवर बोले या प्राणी बोले, बात एक ही है। अब हम इसके एक कदम आगे चलते हैं। जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, इसके जनक हैं अरस्तु। इसके जनक हैं अरस्तु। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एरिस्टोटल, यानी द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। देन बायोलॉजी की ब्रांचेस की अगर हम बात करें, ब्रांचेस यानी शाखा की बात करें, तो बायोलॉजी की दो शाखा है, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं, हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं डियर? जंतुओं का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहला देता है। वनस्पति विज्ञान यानी अगर हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें, किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही कहला देता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है डियर, ये जंतु विज्ञान जो है ना, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है डियर? अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपनी एक किताब लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है डियर? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने भी अपना एक किताब लिख दिया था जिनका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। आपसे अगर कोई पूछे बताइए बायोलॉजी के जनक कौन है, बताइएगा अरस्तु। बताइए जूलॉजी के जनक कौन है, तभी बताइएगा अरस्तु। कोई पूछे कि बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो बताइएगा थियोफ्रेस्टस। अरिस्टोटल ने किताब लिख दिया था हिस्टोरिया एनिमेलियम और थियोफ्रेस्टस ने बुक लिख दिया था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या डियर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? जनरली हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं और जूलॉजी के भी एरिस्टोटल हैं, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा दोनों के ही फादर एरिस्टोटल क्यों हैं? तो जहाँ तक मुझे ज्ञान है, एरिस्टोटल ये टीचर थे, ये उनके स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। तो टीचर हैं तो ज्ञानी तो होंगे ही होंगे, स्टूडेंट से ज़्यादा ही ज्ञानी होंगे। तो अल्टीमेटली एरिस्टोटल एनिमल्स के बारे में स्टडी किए थे और थियोफ्रेस्टस प्लांट्स के बारे में स्टडी किए थे। तो एनिमल का जो स्टडी होता है, वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल एरिस्टोटल ने किया था, इसीलिए इनका जूलॉजी में भी फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल कहते हैं एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल कहते हैं। यू नो वेरी वेल। और एरिस्टोटल टीचर थे और थियोफ्रेस्टस उनके स्टूडेंट थे। अब बढ़ते हैं एक कदम और आगे आपको बेहतर बनाने की कोशिश में। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरा सवाल आपसे है, जरा मुझे बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर सबसे दिलचस्प बात क्या है?
क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे सवाल का जवाब बताएंगे? अगर बतलाते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। चल, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, इस पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ एक चीज पाई जा रही है, लाइफ पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है। यही सबसे फैसिनेटिंग है, सबसे दिलचस्प बात है। तो लाइफ तो पाया जा रहा है, इसके अलावा पृथ्वी पर कुछ और भी चीजें पाई जाएंगी। क्या पाई जा सकती हैं? इस अर्थ पर क्या पाई जा सकती हैं? पाई जाती हैं निर्जीव चीजें, जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, और सजीव, जिसे हम कहते हैं लिविंग। इस अर्थ पे यही पाया जाता है। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। अभी सर ने जिक्र किया कि निर्जीवों का स्टडी हम फिजिक्स केमिस्ट्री में करेंगे, सजीवों का स्टडी, लिविंग की स्टडी हम बायोलॉजी में करेंगे। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? आप सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो चीज सजीव है, वो चीज निर्जीव है? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं। अगर एक बैग, मैं बात करूं एक बैग की, ये बैग दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मान लो बैग है कोई, ठीक। और ये कोई जैसे आप हैं, गोलू है, मोनू है, सोनू है, जो भी नाम ले लें आप। एक बैग है, क्या ये बैग के अंदर उपापचयी क्रियाएं चलेंगी? क्या ये सांस लेगा या ये चल सकता है? इसके अंदर पाचन होगा, इसके अंदर उत्सर्जन होगा? नहीं होगा। तो सजीवों के अंदर कुछ विशिष्ट चीजें, कुछ डिफाइनिंग फीचर पाई जाती हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग रखती हैं। आप और मैं सजीव किस लिए हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। हमारे अंदर क्या पाए जा सकते हैं? जैसे हम वृद्धि कर सकते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, रिस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर अकर होंगी, तभी हम कहला देंगे सजीव, लिविंग कहला देंगे। हाँ, तो मैंने बात किया कि जो सजीव है वो निर्जीव से अलग है। क्यों? क्योंकि सजीव के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। वो लक्षण की हम बात करेंगे। 4-5 लक्षण है, आसानी से आप याद कर सकते हैं कि अगर वो लिविंग होगा तो उसके अंदर कंपोजिशन देखने को मिलेगा। अगर वो लिविंग होगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। अगर वो लिविंग होगा तो उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर वो लिविंग होगा तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। अगर वो लिविंग होगा तो उसके अंदर इवोल्यूशन देखने को मिलेगी। हिंदी में अगर सीखना चाहते हैं तो कंपोजिशन को रचना कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को उपापचय कहते हैं, एंड ग्रोथ को वृद्धि कहते हैं, रिप्रोडक्शन को जनन कहते हैं, एंड इवोल्यूशन को विकासवाद कहते हैं। इवोल्यूशन को विकासवाद कहते हैं। अगर ये सारी चीजें किसी के अंदर पाई जा रही है तो वो लिविंग कहलाएंगी। और ये बात भी याद रखना, किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पर हम उस चीज को लिविंग नहीं कह सकते जब तक कि एक लक्षण के सिवा दूसरा भी लक्षण उसके अंदर न पाया जाता हो। जैसे मैं बात कर दूं कि किसी भी चीज में अगर वृद्धि हो रही है तो वो लिविंग है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, जब तक कि उसके साथ, वृद्धि के साथ उपापचय न पाया जाता हो, जब तक कि वृद्धि के साथ रचना न पाई जाती हो, जब तक कि वृद्धि के साथ जनन न पाया जाता हो। यानी किसी एक कैरेक्टर के साथ, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाना चाहिए, तभी हम उसको कह देंगे लिविंग। अन्यथा एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप लिविंग नहीं कह सकते हैं। नहीं तो चलता तो पंखा भी है, चलती तो एक कलम भी है, तो चलने के आधार पर तो हम लिविंग नहीं कह सकते जब तक कि इनमें से एक से ज्यादा कैरेक्टर ना मिल पाए। तो हम जिक्र करेंगे सबसे पहला सजीवों का एक कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं रचना, कंपोजिशन। तो डियर, अगर कोई सजीव है, अगर कोई जिंदा है, तो उसका शरीर, उसकी बॉडी के अंदर कंपोजिशन होगा, रचना होगा, यानी वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होगी। सपोज दैट उदाहरण देता हूं, ये दीवाल है। दीवाल किस चीज से मिलकर बनी है? ईंट से, बालू से, सीमेंट से, गिट्टी से, सरिया से।
एज यू नो वेरी वेल। तो दीवार ईंट से मिलकर बनी है, तो हमारा शरीर भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा, कोशिका से मिलकर बनी होगी साहब। यानी मेरी बॉडी कोशिका यानी सेल से मिलकर बनी है, यानी मेरा कंपोजिशन, मेरा रचना कोशिका है। ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, यानी इस दीवार की रचना कंपोजिशन ईंट है, ब्रिक्स है। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई कि इस दुनिया में अगर कोई सजीव है तो वो कोशिका से अवश्य मिलकर बना होगा, सेल से जरूर बना होगा। अगर बेटा कोई भी लिविंग चीज है तो वो सेल से जरूर मिलकर बनी होगी। सेल से मिलकर नहीं बनी है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर वो जिंदा है, उसके अंदर जान है, तो वो कोशिका से ही मिलकर बनी होगी। विदाउट द सेल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एक्सेप्शन है वायरस। विषाणु एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोशिका नहीं होती, उसके अंदर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड होता है, वो एक सेल नहीं होता है। यही एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसीलिए तो विषाणु को हम कहते हैं विषाणु ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो बेटा अगर कोई सजीव है तो वो कोशिका से मिलकर बना ही होगा। कोशिका के बारे में आपको पता है ना, ये इतना माइक्रो होता है, इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट ऑब्जर्व विथ नेकेड आई। हम इसको कब देख सकते हैं? जब हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे, जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, तब हम कोशिका को देख सकते हैं, इतना छोटा हुआ करता है। जैसे हम बात करें कि एक कोई इंसान है, जैसे आप ही हैं, कोई मानव है, हमारे शरीर की इकाई, हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। क्या है डियर? कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल कैसा दिखता? ऐसे दिखता। ये जो कोशिका है, कोशिका प्लस कोशिका प्लस कोशिका मिलके हमारा शरीर बनता है। कोशिका प्लस कोशिका प्लस कोशिका मिलके क्या बनता है? हमारा शरीर। कैसे बन जाता है? कोशिकाओं का समूह पहले ऊतक बनाएगा, ऊतक का समूह पहले अंग बनाएगा, अंग का समूह पहले अंग तंत्र बनाएगा, अंग तंत्र का समूह मिलके शरीर बनाएगा। अगर हम इन इंग्लिश की बात करें, कोशिका को कहते हैं सेल, टिश्यू को ऊतक को कहते हैं टिश्यू, अंग को कहते हैं ऑर्गन, अंग तंत्र को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और शरीर को कहते हैं हम बॉडी। कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र मिलेगा तो शरीर बन जाएगी। जिस प्रकार हमने जिक्र किया कि जो ईंट है, ईंट प्लस ईंट प्लस ईंट प्लस ईंट मिला तो दीवार बन जाएगा। दीवार प्लस एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार मिलके, चार दीवार मिलके एक रूम बन जाएगा। एक रूम, दो रूम, तीन रूम मिलेगा तो एक घर बन जाएगा, और एक बड़ा घर रहेगा तो एक हवेली बन जाएगी। इसी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको याद रहेगा कि कोशिका के बाद ऊतक आता है, ऊतक के बाद अंग आता है, अंग के बाद अंग तंत्र आता है, अंग तंत्र के बाद हमारी शरीर आ जाती है, हमारी और आपकी शरीर बन जाती है। तो यानी अगर वो जिंदा है तो उसके अंदर रचना होगी, उसके अंदर कंपोजिशन होगा। वो कौन सा कंपोजिशन होगा? कोशिका का कंपोजिशन होगा। डन। रुक जाओ, बस थोड़ा और बचा है, पहाड़ खत्म हो गया। कंपोजिशन के बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का, इसे हिंदी में कहते हैं उपापचय।
उपापचय हमारे शरीर में चलने वाली सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। All physical and chemical process occurs inside our body is called metabolism। इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई जिंदा है, जानदार है, तो उसके अंदर उपापचय चलेगा ही चलेगा। बगैर उपापचय का जीवन संभव नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सर, भौतिक यानी हमारे अंदर फिजिकल प्रोसेस चलता है और केमिकल प्रोसेस चलता है। सर, ये है क्या? कि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है क्या? मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ये भौतिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्या है? जैसे मैंने खाना खाया, मेरे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मेरे अंदर गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है, मेरे अंदर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बन रहे हैं। ये सारा फिनोमिना जो हो रहा है, ये केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, रासायनिक क्रिया कहलाएगी। यानी अगर कोई सजीव होगा तो उसके अंदर उपापचय चलेगा ही चलेगा बगैर किसी अपवाद के। डन डन। उपापचय के बाद हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ, जिसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि। वृद्धि है क्या? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, देयर आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मास, इंक्रीज ऑफ मास एंड इंक्रीज इन नंबर, द्रव्यमान और संख्या में वृद्धि को, बढ़ोतरी को ही हम वृद्धि कह देते हैं। वृद्धि क्लास 11th में, अब तो सिलेबस से हट गया है, ग्रोथ को सिखाया गया था कि ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। कैसे होता है वो क्लास 11th में आप आएंगे तो मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। फिलहाल जब आप पैदा हुए थे तो कितने बड़े थे आप? आपका कितना वेट था? समय के साथ आप हाइट में भी बढ़ गए, वजन में भी बढ़ गए। यही तो है वृद्धि। मेटाबॉलिज्म क्या है? अभी आपने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको खाना पीना न दूं 2-3 दिन तक, क्यों? खाना पीना न दूं तो क्या हो जाएगा? बहुत सुस्त हो जाओगे, कोई काम धंधा नहीं करने का मन करेगा, बेड पे पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिली। आपको एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपके शरीर में उपापचय नहीं चला। हाँ, रचना की अगर हम बात करें तो आपके बॉडी में अगर रचना ही नहीं रहेगा तो आप तो मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, आप तो कुछ दिखेंगे नहीं। अगर आप सेल से मिलकर नहीं बने हैं, आपके अंदर अगर रचना नहीं है, तो आप मिस्टर इंडिया हो गए, अदृश्य हो जाएंगे आप। तो रचना समझ में आ गया? रचना क्या है? अगर कोई सजीव है तो वो सेल से मिलकर बना होगा। उपापचय क्या है? अगर वो जिंदा है तो उसके अंदर उपापचय चलेगा, खाना पीना खाएगा, एनर्जी बनेगी, जितना भी जीवित रहने के लिए उसके अंदर फिनोमिना है वो चीजें चलेंगी, ऊर्जा मिलेगा। तो ग्रोथ क्या है? आप पैदा हुए थे, कितने बड़े थे, अब कितने बड़े हो गए, ये वृद्धि हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? कैन आई प्रोसीड फॉरवर्ड? देन डन, देन कम आफ्टर द ग्रोथ our next topic comes reproduction. Reproduction in हिंदी जनन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। इफ एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योर सेल्फ ऑर्गेनिज्म, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आप मेरी बातों को सुन के नोट्स बना सकते हैं या तो लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? इफ एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योर सेल्फ ऑर्गेनिज्म, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है, इस मेल और फीमेल से न्यू प्रोजेनी अगर आ जा रहा है, नए संतान की अगर उत्पत्ति हो जा रही है, तो इसी को हम जनन के अंतर्गत रखते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आने वाले अगले लेक्चरों में।
तो जनन, अगर जिंदा है कोई चीज तो उसके अंदर जनन भी होगा। हाँ, लेकिन इतना मैं कहूंगा, जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी नहीं है। फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन कंपलसरी नहीं है। क्या जो शादी विवाह नहीं करते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? रहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो अनमैरिज हैं, फिर भी वो जीवित हैं, फिर भी वो जिंदा हैं। आई होप आप इशारों को समझ रहे होंगे। सो प्लीज कम ऑन द टॉपिक। रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की हिंदी होती है विकासवाद। विकासवाद, विकासवाद को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये हो जाएगा चेंज विथ टाइम। चेंज विथ टाइम, समय के साथ बदलाव। हमारे जो पूर्वज थे वो बेटा लैंगिक जनन किया करते थे। क्या किया करते थे? लैंगिक जनन किया करते थे, जिसमें एक नर हुआ करता था और एक मादा हुआ करती थी। तो मेल एंड फीमेल का जब गैमीट बनता है, युग्मक बनता है, शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु अंडाणु में गुणसूत्रों में आपस में जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाता है तो विभिन्नता यानी वेरिएशन जनरेट होता है। आफ्टर द वेरिएशन इट्स लीड टू इवोल्यूशन। यानी अगर वो जिंदा है, अगर कोई भी जिंदा है तो उसके अंदर विकासवाद भी देखने को मिलेगा। विकासवाद क्या है? चेंज विद टाइम, समय के साथ बदलाव। आपने सुना होगा उदाहरण, हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर थे, बंदरों की तरह दिखा करते थे। धीमे 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 उनमें लाखों करोड़ों वर्ष बाद कुछ परिवर्तन होते गए और वो धीमे धीमे इंसान की शक्ल में परिवर्तित होते गए। इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना, इसी प्रोसेस को हम विकासवाद कह देते हैं। तो बेटा आज आपने क्या सीखा? एक क्विक रिवीजन करते हैं हम। मैंने कहा था आपसे कि हम सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, कुछ ऐसे उदाहरण को भी देखेंगे जो आपको काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में चीजें याद रहेंगी। हमने आज सीखा जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के फादर हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। जीव विज्ञान का नाम मैं तो भूल ही गया। जीव विज्ञान का नाम लैमार्क, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। कौन दिए थे बेटा? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी का नाम दिया था 1802 ईस्वी में। फिर आपने देखा जो बायोलॉजी है उसके दो ब्रांच हैं, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। जो जूलॉजी है, जूलॉजी फादर, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल को हम जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम। बॉटनी में देखा द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। द फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस wrote a book which is called Historia Plantarum. आफ्टर दैट, डिफिनीशन के बाद, बायोलॉजी की डिफिनीशन के बाद आपने देखा कि इस पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस पृथ्वी पे सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ जीवन पाया जा रहा है, यहाँ जीवन संभव है और इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीवन संभव हो सके। इसीलिए इट इज ए वेरी फैसिनेटिंग, ये बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ लाइफ पाई जा रही है। तो पृथ्वी पर लाइफ के अलावा और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे निर्जीव, नॉन लिविंग चीजें और सजीव चीजें। तो जो नॉन लिविंग और लिविंग है, इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? आप कैसे नॉन लिविंग को अलग रखेंगे, लिविंग को अलग रखेंगे? तो मैंने कहा कि अगर कोई लिविंग होगा तो उसके अंदर कुछ लक्षण, कुछ स्पेसिफिक फीचर पाए जाते होंगे। वो स्पेसिफिक फीचर है कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन। वो क्या है डियर? रचना, उपापचय, वृद्धि, जनन, विकासवाद। तो एक एक करके हमने डिटेल से पढ़ा। रचना, अगर कोई जिंदा है तो उसका शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बनेगा, बगैर कोशिका का जीवन संभव नहीं है। उपापचय, उपापचय क्या है? कोई भी जिंदा अगर है तो उसके अंदर भौतिक और रासायनिक क्रियाएं चलेंगी तभी वो जीवित रह सकता है। जैसे आपको 2-3 दिन तक अगर खाना न मिले तो आप काफी एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, सुस्त रहेंगे, हमेशा सोएंगे, क्योंकि आपके बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल रही है, आपके शरीर में उपापचय वाला फंक्शन नहीं चल रहा है।
फिर बात करें वृद्धि की, मैंने इसमें जिक्र किया अगर कोई सजीव है तो उसके अंदर वृद्धि होगा। जब आप पैदा हुए थे तब कितने बड़े थे और कितने वजन के थे, अब इतने बड़े हो गए हैं तो कितने वजन के और कितने लंबे हो गए हैं। बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इफ एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योरसेल्फ ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज मेनली टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं विकासवाद। समय के साथ बदलाव, चेंज विथ टाइम। आपने सुना होगा जो हमारे पूर्वज हैं वो बंदरों की तरह दिखते थे, लेकिन वो लैंगिक जनन किया करते थे। लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु के अंदर जब जीन विनिमय होगा, जब इनका निषेचन होगा, जीन विनिमय के उपरांत पश्चात जीन विनिमय के पश्चात विभिन्नता विकसित होगी। विभिन्नता विकासवाद को जन्म दे देगा, यानी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। आपको क्लास 12th में एक चीज बताऊंगा मैं, एक थियोडोर डॉब्जेंस्की नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ये मैंने एक लाइन बोला है लेकिन बहुत गजब की बात बोली है जिसपे पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है। ये क्लास 12th में हम डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पियस लाइफ। हम सो प्लीज सपोर्ट, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।